कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अच्छा जी, आज का जो प्रोग्राम है उसका टाइटल आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा कि क्या है। हम अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और तरबियत औलाद के हवाले से जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उस पर इनकी दिलचस्पी और इनका जो एक नज़र आ रहा है सीरियस कंसर्न के ये जानना चाहते हैं और उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, माओं को सपोर्ट करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल करे। मौजू की तरफ अगर मैं प्रेजेंटेशन खोल दूँ तो हम मौजू की तरफ चलेंगे। आज का जो मौजू है वो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के चैलेंजेस क्या हैं। तो मेरा ख्याल है हम सब चैलेंजेस फेस तो कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस इन चैलेंजेस की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवाऊंगी। वैसे सिस्टर नादिया ने करवाया है तारुफ। मेरा नाम आयशा सलमान है, पेरेंट काउंसलर हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ। स्टोरी टेलर के बारे में थोड़ी सी अभी तारुफ के बाद बात करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिनमें ख़ास दिलचस्पी है, ख़ास तौर पर पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन के ऊपर। कहा यह जाता है कि अगर कम्युनिकेशन का तरीका ठीक हो जाए तो बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। तो ये जब नज़रिया मुझे समझ आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, गौर करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें समझ आए। बाकी इसके अलावा कुछ और इंटरेस्ट है और एक और मेरे तारुफ की बहुत अहम जो है, सलमान आसिफ सिद्दीकी मेरे हस्बैंड हैं और हमारे 3 बच्चे हैं जिनकी हमने होम स्कूलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हैं, 2 उनमें से। और ये तजर्बा भी बहुत इंटरेस्टिंग तजर्बा रहा। साथ सीखने का, साथ यानी सिखाने से ज़्यादा मिलकर सीखने का जो अमल है वो बड़ा दिलचस्प रहा। अपने तारुफ के बाद में एक थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे कहानियाँ सुनने का, पढ़ने का और उनकी एनालिसिस करने का बहुत शौक है, तो मैं चाहूँगी आप लोग भी इंगेज हो मेरे साथ। कहानी सुनाने का तो वक्त नहीं है, वक्त थोड़ा कम मिला है आज, तो कुछ सिनेरियोज शेयर करती हूँ आपके सामने। हो सकता है आप इससे रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है कि दुबई के कॉन्टेक्स्ट में ये इतने रिलेटेबल नहीं हो, लेकिन कहानी का मकसद ये नहीं होता कि वो हम उससे रिलेट कर सकते हैं या नहीं। कहानी का मकसद ये होता है कि उसमें मैसेज क्या है, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है। और इस मैसेज की मदद से यानी आपके सामने 2 सिनेरियोस मैं पेश करती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या चैलेंज इस माँ किसको दरपेश है, ये समझ आ रहा है। ठीक है, टास्क क्लियर है? ठीक है, चलो मैं आपको 2 सिनेरियोस आपसे शेयर करती हूँ। सादिया बहुत देर से अपनी कमीज पर बटन लगाने की कोशिश कर रही थी। उसने अम्मी के सुइंग बॉक्स से सुई धागा निकाला और फिर बटन को गौर से देखा। इसको कुछ अंदाजा हुआ कि बटन कैसे लगाया जा सकता है। बटन के सुराख में से सुई गुजरी तो सुई की बारीक नोक उंगली पे चुभ गई। इसने उंगली की तरफ देखा तो एक छोटा सा कतरा खून का उंगली की पोर पर उभरा। खून देखकर एक लम्हे को घबराई, टिश्यू से खून साफ किया और फिर गौर से उंगली को देखा तो खून नहीं निकल रहा था। शुक्र। फिर दोबारा बटन की तरफ मुतवज्जो हो गई। अम्मी देखिए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया था, मैंने खुद लगाया है। अम्मी जो अपनी दोस्त के साथ चाय पी रही है। सादिया आहिस्ता बोलो। अम्मी देखे तो ठीक है। हाँ तो क्या बता रही थी?
घूंट भरकर अपनी सहेली की तरफ मुतवज्जो हो गई। अम्मी! सादिया ने अम्मी का चेहरा अपनी तरफ किया और कमीज आगे कर दी। देखें, ये बटन मैंने खुद लगाया है। तुमने लगाया है? तुम कैसे लगा सकती हो? तुम्हें तो मैंने ये नहीं सिखाया। अम्मी, बहुत आसान होता है। मदीहा, तुम अपनी बेटी से कैसे काम करवाती हो? भला बटन लगाना भी कोई काम है? नहीं सना, मैं थोड़ी करवाती हूँ। अम्मी, पता है, बटन लगाते हुए ना, सादिया तुम अपने कमरे में जाकर खेलो। दिस इज अ सिचुएशन, ठीक है? आई होप यू ऑल कैन रिलेट विद इट, नॉट द बटन but with the approach, but with the way we communicate. एक और सिनेरियो देखते हैं। अली, तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? अम्मी, मैं गाड़ी बना रहा हूं। गाड़ी? तुम कैसे बना सकते हो गाड़ी? अम्मी, मैं ये सोच रहा था कि क्या कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है जो पेट्रोल से ना चले, और इसके बजाय, ओफो, एक तो तुम इतनी लंबी बात करते हो, खामोश भी हो जाओ। होमवर्क कर लिया तुमने? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं किया? मैं आपके साथ बैठकर करूंगा। मेरे साथ? क्यों भाई, मेरे साथ क्यों? अम्मी, मुझे अच्छा लगता है। अरे, ये सब क्या फैला रखा है तुमने? अम्मी की नजर अली की बिखरी चीजों पर पड़ती है। वही तो बता रहा था, मैं गाड़ी बना रहा हूं। अली, ये तमाम चीजें 5 मिनट में यहां से साफ हो जाएं। अम्मी, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं सिर्फ 5 मिनट दे रही हूं, उसके बाद होमवर्क करने बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई? पॉज। कितने लोग हैं जो इस तरह के सिचुएशंस से रिलेट कर सकते हैं? चलिए, आपके घर में नहीं होता हो, लेकिन आपने कहीं मुशाहिदा किया हो किसी और के घर पे, किसी दोस्त के घर पे, पड़ोसी के घर पे। हम सब इस वक्त जिस दौर में हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करें। इस वक्त जितनी माएँ परेशान हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, शायद आज से 30 साल पहले नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमें ये तरबियत करने में कि रास्ते में रुकावट बन जाती है। क्या समझ आ रहा है इसमें? क्या चैलेंज है? क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? जी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अहम बात। कम्युनिकेशन कहते किसे? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, वो मैसेज जिसको कन्वे कर रहे हैं वो रिसीव कर ले, और वही रिसीव करे जो आप उसे रिसीव करना चाह रहे हैं। इस वाले सिचुएशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि जो मैसेज बच्चा कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो पेरेंट रिसीव नहीं कर पा रहा। बच्चा अपनी कोई अचीवमेंट शेयर करना चाह रहा है, वो उसको रिसीव नहीं कर रहा पेरेंट। और कोई? जी, ट्रस्ट। हम ट्रस्ट नहीं कर रहे उसकी एबिलिटीज पे, उसके इंटेंट पे। हमें लग रहा है कि हम एक डाउट का शिकार हैं। ये किस तरह की बात कर रहा है कि ये गाड़ी बना सकता है? ये कैसे कह रही है कि इसने ये बटन लगा लिया है या कोई भी काम कर लिया है? बाज दफा हमारा ट्रस्ट जो है वो हम जो शो करते हैं, अपना मिसट्रस्ट जो हम शो करते हैं, बाज दफा हम वर्बली शो करते हैं और बाज दफा हम नॉन वर्बली शो करते हैं। इवन दो हमारे नॉन वर्बल क्यूज बता रहे होते हैं आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू। बाज दफा फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ये साबित कर रहे होते हैं कि
हमें यकीन नहीं है। तो हम इनको जरा सा देखते हैं, कोई और कुछ इनपुट देगा, कोई और समझ आए हो कोई प्रॉब्लम? जी, लैक ऑफ एप्रिसिएशन नहीं है, हम बच्चे की एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये कहानी और भी इसके ऊपर स्टार्टर है, कोशिश कीजिएगा लिखें अगर इसकी इस तरह की उसको कि आगे क्या हो सकता है या क्या होता है इन जनरल। लेकिन आप ये सोचिए कि बच्चे, हम एप्रिसिएशन किस वक्त करते हैं? जब हमारे सामने कोई रिजल्ट आता है, कोई प्रोडक्ट आती है, लेकिन हम एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते। उसने कितनी मेहनत की थी, हो सकता है कि बटन गलत जगह पे लगाया हो सकता है कि उसमें वो जो धागा है वो इतना स्मूथली उसने नहीं गुजारा हो, लेकिन उसने एफर्ट तो की। पहली दफा जब जिंदगी में कोई भी काम किया जाता है तो वो बहुत परफेक्ट नहीं होता। आपने भी जिंदगी में जो काम पहली दफा किया होगा वो परफेक्ट नहीं रहा होगा। तो ये मसला है। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए थे। जी, प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी तो मेरी दोस्त है और वो एग्जीबिशन है। जी, सोशल प्रेशर। अब हम थोड़े से बाहर निकल गए। अभी तक जो चीजें थी वो हम देख रहे थे कि मदर के अंदर क्या चीजें हैं, मदर के अपनी लाइफ के अंदर, उसके अपने मिजाज के अंदर क्या मसले हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। इन्होंने जो एस्पेक्ट ऐड की वो है सोशल प्रेशर। यानी बाज दफा बाहर से हमें नजर आ रहा होता है कि प्रेशर है, बाहर ये चीजें, एनवायरमेंट या एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि हम अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जरा देखते हैं कि चैलेंजेस हैं क्या। ठीक है, 3 मेजर चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज है, जैसे किसी ने कहा कि ट्रस्ट नहीं, मिसट्रस्ट। अब ट्रस्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि ट्रस्ट कहते किसे, ट्रस्ट कहा किसे जाता है। ट्रस्ट को हम डिफाइन करते हैं एलिमिनेशन ऑफ डाउट, एक ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर आप शक का शिकार ना हो। यानी आप बच्चे की सलाहियत पे, बच्चे की नीयत पे शक ना करें। आपको ट्रस्ट, अगर आपको समझना है तो इसका मतलब है कि आप ये कहें ये कर सकता है, ये कर लेगा। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप उसको रिफ्रेज कर सकें, बेटा तुम नहीं कर सकते ना, कैसे तुम्हें पता चला? क्या तुमने कभी ये काम किया है? तो कहे नहीं किया तो नहीं, तो फिर कैसे पता चला कि नहीं कर सकते? हाँ, तुम ये कहो कि मैंने कभी ये पहले नहीं किया, ये मेरे लिए एक नया काम है, मुझे पता नहीं है कि इस काम को कैसे किया जाता है। अच्छा, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं किताबों के हवाले आपको दूंगी, आप ओवरवेल्म नहीं होइएगा, देख सकें तो देख लीजिएगा, नहीं देखें तो कोई मसला नहीं है। एक किताब है बड़ी ज़बरदस्त, उस किताब का दावा ये है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ ये चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करें, तो आप अपने अल्फाज को तब्दील कर लीजिए। किताब का नाम है वर्ड्स दैट वर्क। एलिशिया ईटन इसकी ऑथर है और उन्होंने इस किताब के अंदर बड़े अहम उसूल भी बताए हैं और मिसालें भी दी हैं कि इसको इससे रिप्लेस कर लीजिए, ये कहते हैं तो ये कहना शुरू कर दीजिए। तो जब हम अल्फाज को तब्दील करते हैं तो उसके नतीजे में ये हम ट्रस्ट अपना एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि वो ट्रस्ट जो है बाज दफ़ा उसके शक का इजहार जो है वो बाज दफ़ा हम अल्फाज से कर रहे होते हैं, तुम ये कैसे करोगे, और बाज दफ़ा हम अल्फाज यूज़ नहीं करते, जिसके लिए सलमान एक बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह यूज़ करते हैं, शक खफ़ी और शक जली। यानी शक जली जो है वो ये है कि एक्सप्लिसिटली आपने कहा तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुमने तो कभी भी ये नहीं किया, तुम हंसाती रही कभी तुम कर लो, हंसाती रही कभी तुम मेरी बात एक दफ़ा में सुन लो। और शक खफ़ी क्या है कि बिटवीन द लाइन्स इम्प्लिसिटली हम उसको ये मैसेज देते हैं
जब आप अपने बच्चे को ओवर फैसिलिटेट करते हैं, ओवर फैसिलिटेट का क्या मतलब है? जब आप अपने बच्चे को उसकी वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो वो काम खुद से कर सकता है, वो पानी खुद से पी सकता है, आप लाके पिला रहे हैं, वो शूलेसेस खुद बांध सकता है, आप बांध रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो बच्चे खुद से कर लेते हैं। हाँ, उनको थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है क्योंकि वो छोटे होते हैं, अभी उनकी फाइन मोटर मसल्स इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए, तो इसलिए हो सकता है आप 20 सेकंड में शूलेसेस बांध लेती हो, उनको शायद 30 सेकंड लगे, ये शायद 1 मिनट। तो ये हमें थोड़ा सा रूम उन्हें देना होता है, यानी हम मिसट्रस्ट का इजहार, पॉइंट यहाँ पे ये, आई होप कि आप लोग नोट टेकिंग करेंगे, मिसट्रस्ट का इजहार हम करते हैं बाज दफा एक्सप्लिसिटली, बाज दफा इम्प्लिसिटली, और इसमें मिसट्रस्ट के अंदर जो बहुत अहम की वर्ड है वो है डाउट या शक। शक का इजहार करना, शक को कन्वे करना। एक और बहुत अहम बात है इसके अंदर, अगर आप लिखें कि 3 चीजों पे आपको शक नहीं करना, अभी मैंने 2 चीजें बताई थी, कोई बताएगा क्या? इंटेंट पे, बिल्कुल, थैंक यू, सलाहियतों पे, एबिलिटीज पे और इंटेंट पे आपने शक नहीं करना। तीसरी चीज लिख लीजिए, पोटेंशियल्स पे भी शक नहीं करना। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर लातादाद कामों के पोटेंशियल्स रखे हुए होते हैं। ये सीड्स हैं छोटे छोटे, जिसको जब मौका मिलता है वो नर्चर होते हैं। पोटेंशियल्स को हम तर्जुमा करते हैं इम्कानी सलाहियत, यानी ये सलाहियत अभी नजर तो नहीं आ रही है इसके अंदर। एक बच्चा बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है, अभी है नहीं। एक बच्चा बहुत अच्छा स्टोरी राइटर बन सकता है, एक बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक बच्चा बहुत अच्छे अंदाज से कुरान की तिलावत कर सकता है अभी नहीं करता, लेकिन हमें उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। उसको वो एनवायरनमेंट और उसको वो फैसिलिटेशन मिलेगी तो वो सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो इन तीन चीजों पे हमें शक नहीं करना। दूसरा जो चैलेंज है वो है कम्युनिकेशन रोड ब्लॉक। अच्छा, ये कम्युनिकेशन रोड ब्लॉक जो है ना, ये पूरी, अगर आप इसको गूगल करें तो आपको एक साहब का नाम मिलेगा, डॉक्टर थॉमस गॉर्डन। डॉक्टर थॉमस गॉर्डन, जैसे मैंने बताया था कि मेरा इंटरेस्ट पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने बहुत इसके ऊपर वर्कशॉप डेवलप की है, पढ़ा है, समझा है, अप्लाई किया है। डॉक्टर थॉमस गॉर्डन की किताब है PET, पेरेंट इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग, और उसके अंदर वो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि बाज दफा हम बच्चों से बात तो कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं, कुछ मैसेज तो दे रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बैरियर्स आ जाते हैं और वो बैरियर्स जो हैं वो उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे वो उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स बताते हैं, थ्रेटन करना बच्चों को, ये इसकी डेफिनेशन है कम्युनिकेशन रोड ब्लॉक। तो बच्चों को थ्रेटन करना, बच्चों को ऑर्डर देना, बच्चों को वार्न करना, तुमने ये नहीं किया तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बच्चा सोचता है ये अभी ये बुरी नहीं है तो ये इतनी हौलनाक है, जब ये बुरी होगी तो क्या होगा इनका। तो ये हम इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। बाज दफा हम क्या करते हैं, उनको प्रीच कर रहे होते हैं। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी दफा बच्चे दीन से बेजार इसलिए हो जाते हैं कि वो एक्सेसिव प्रीचिंग की जद में होते हैं। हर वक्त उन्हें प्रीच किया जा रहा होता है, हर वक्त उन्हें कुछ समझाया जा रहा होता है, हर वक्त उन्हें कुछ मॉरल वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही होती है। तारीफ करना, इवन 2 तारीफ करना, अगर आप बच्चे की तारीफ करते हैं तो हो सकता है कि उस वक्त तो वो काम कर ले, लेकिन वो पीपल प्लीजर बन जाता है, उसके अंदर रिया का मादा पैदा हो सकता है कि वो सिर्फ
तारीफ के लिए काम करे और जहाँ कहीं उसको तारीफ ना सुनने को मिले वो काम नहीं करे। क्या हमें अपने ऐसे बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि वो सिर्फ वो काम करें जहाँ तारीफ हो, जहाँ उनकी पजीराई हो? हम तो ये चाहते हैं कि हम ऐसे मुसलमान तैयार करें, ऐसे लोग तैयार करें, हमारे बच्चे इतने यानी इस्तिकामत हो उनके अंदर इतनी कि अगर कोई अच्छा काम है जिसके ऊपर लोग उसको ठीक नहीं समझ रहे, लोग कंडेम कर रहे हैं, तो भी वो उस पर जमे रहे। क्या तारीख ने हमें नहीं बताया कि ऐसे वाकयात हुए हैं, ऐसी कौमों पर ऐसी हालत आई है जहां नमाज पढ़ने पर पाबंदी लग गई है? ऐसा हुआ है ना? तो हम तो ये चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा उस जगह पे खड़ा रहे। तो तारीफ जो है वो यूजुअली काम नहीं करती, और करती है तो वो छोटे बच्चों के साथ कर जाती है, लेकिन बहरहाल जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो मसाइल होते हैं। तो कम्युनिकेशन रोड ब्लॉक्स को मैं चाहूँगी आप गूगल करें और उस पर डॉक्टर थॉमस गॉर्डन का काम ज़रूर देखें कि वो क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट जो थोड़ा हाईलाइट नहीं हुआ अभी तक, और वो है कंडीशनल रिस्पेक्ट। कंडीशनल रिस्पेक्ट क्या है? मशरूत इज्जत को मशरूत कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान की इज्जत, माल, जान महफूज रहे। तो क्या बच्चे की नहीं महफूज रहनी चाहिए? सवाल है, सोचिएगा, फूड फॉर थॉट। तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम जो इज्जत बच्चे को दे रहे होते हैं उस पर हम शर्तें लगा देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हम उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम फला कंपटीशन में विन कर लोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम एसोसिएट कर लेते हैं रिस्पेक्ट के साथ। और अदरवाइज बच्चों से हम जिस तरह बात कर रहे होते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर कोई पर्सन ऑडियो रिकॉर्डिंग करे जब वो अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा है और जब वो अपने बच्चे से बात कर रहा है, कैसी टोन है, क्या अल्फाज का इस्तेमाल है, मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी आधे पौने इंसान से बात कर रहे हैं जो पूरी इज्जत का मुस्तहिक नहीं है, जिसको जिस तरह भी चाहे ट्रीट करो, जिसको जिस तरह भी चाहे आप करें। मैं समझती हूँ इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक बात किसी ने कही है, बल्कि नाम भी मेंशन कर देती हूँ, डॉक्टर हैंग नॉट एक साहब है। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को जिस इज्जत के जितनी इज्जत के हवाले से आप देखना चाहते हैं ना फ्यूचर में, वो आज उन्हें देना शुरू कर दीजिए। एक बड़े इंसान को जितनी इज्जत दी जानी चाहिए, एक गेस्ट को जैसी आप इज्जत देते हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको कितने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, उस तरह इज्जत देना शुरू कर दीजिए। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं उनके हवाले दे रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह कुरान और हदीस से इस चीज़ को कनेक्ट करेंगी। लेकिन मुझे समझ आता है कि ये जो बातें हैं बड़ी अहम है, और जाहिर है हम अपने दीन में जब इसको देखते हैं तो हम बात जो मैंने शुरू की थी कंडीशनल रिस्पेक्ट की, तो ये हम देखें कि हम रिस्पेक्ट कंडीशनल क्यों नहीं दे रहे, और हमारी इज्जत जो है ना वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। यानी उसके साथ कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कोई थ्रेड्स अटैच नहीं होने चाहिए, ये करोगे तो ये मिलेगा। और इसके अंदर एक और तरीक़ाकार लोग इख्तियार करते हैं कंडीशनल रिस्पेक्ट में, जो बहुत ही कहना चाहिए कि पावरफुल स्ट्रैटेजी है दैट वर्क्स, और वो है पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड थेरेपी, तुम ये काम करोगे कैंडी मिलेगी। आप बच्चे को रिश्वत लेना सिखा रहे हैं। क्या ये बच्चा या तो तारीफ करते हैं या रिश्वत देते हैं? ये काम कर लो ये मिलेगा, टाइम
टैंजिबल रिवॉर्ड्स, इसके जरिए आप एक ऐसा इंसान तैयार कर रहे हैं जो बगैर रिवॉर्ड के काम ही नहीं करेगा। क्या हम ऐसे इंसान को तैयार करें? हमें ऐसे इंसान तैयार करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ऐसे पालना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो और उसके साथ कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड से मेरी मुराद टैंजिबल रिवॉर्ड, क्योंकि हम बिलीवर्स हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी अच्छी डीड्स का रिवॉर्ड हमें जन्नत में मिलेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं, वो कहता है इससे मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह राजी होगा बेटा, जन्नत मिलेगी। सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड वो है। जन्नत का रिवॉर्ड या जन्नत को एज ए रिवॉर्ड बताना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी। टेंजिबल तो है, वंस इट विल बी टेंजिबल, लेकिन अभी तो वो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है। कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अंदर जन्नत का तज़किरा आता है, हम उसे इमेजिन करते हैं। लेकिन एक बच्चे को जब हम किसी रिवॉर्ड देते हैं, कभी कोई कैंडी देते हैं, कभी कोई और चीज़ देते हैं, फला जगह पे हम आपको लेके चलेंगे, इस जगह का ये करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को किताब पढ़ने का रिवॉर्ड देते हैं, तो आप बताइए वो किताब क्यों पढ़ेगा? रिवॉर्ड के लिए ना। किसी भी अच्छे काम को करने की वजह ये होती है कि उस काम से जो प्लेजर मिल रहा है ना, वही उसका रिवॉर्ड है। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे काम करवाने के लिए रिवॉर्ड दे रहे होते हैं जो बहुत गलत है, लेकिन हम ये इसको समझें तो हम कंडीशनल रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और कंडीशनल रिस्पेक्ट के हवाले से हमने कुछ बात की। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस ये है, इसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट हैं इसके अंदर जो हमें देखने की ज़रूरत है कि बाज़ दफ़ा स्क्रीन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो, यानी उनके सारे इंटरेस्ट, उनके सारे प्लेजर, सारी जो चीज़ें हैं ना वो हो जाती हैं समझने के आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये तो रीज़न नहीं है। और इवन दो कि बच्चे अगर सोशल प्रेशर की वजह से भी किसी उसको नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों से बात की जाए कि फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई काम किया, सपोज कोई काम किया, किसी की हेल्प की है, और उसने वहाँ के शेयर किया कि आज मैंने अपने क्लास फेलो की हेल्प की, आज मैंने उसको इस चीज़ में हेल्प आउट किया, उसको मुश्किल हो रही थी, कैसा लगा बेटा? आपको पता है इस वक्त दुनिया में बहुत सारी अक़वाम हैं जहाँ पे डिप्रेशन का मर्ज बहुत कॉमन हो चुका है, जहाँ पे लोग लोनलीनेस का शिकार हैं, नहीं है उनके पास लोग, उनको अवेलेबल नहीं है। तो हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करते कि क्यों ऐसा हो जाता है माशरा कि वो इतना यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सिर्फ अपनी ही ज़ात में गुम हो जाता है। तो इसके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसके नतीजे में उनकी एक थोड़ी सी सतह जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल सतह वो बुलंद होगी और वो उसके नतीजे में कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसको डिस्कस करें। वो अगर उस प्लेजर को महसूस नहीं कर रहा, आप महसूस करें और आप बताएं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात तुमने मुझसे शेयर की, या तुमने ये किताब पढ़ी, इस किताब से तुम्हारी क्या लर्निंग हुई। ये लर्निंग जो तुम्हारी हुई है ना, यही इसका रिवॉर्ड है। जो तुम्हें समझ आया है ना इस किताब को पढ़ने के नतीजे में कि हाँ ये काम इस तरह किया जाता है, यही इसका रिवॉर्ड है। तो ये जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो उसके नतीजे में बच्चा इसको एनालाइज करता है। और एक और बात भी है ना इसके अंदर कि ताल्लुक है कैसा। ह्यूमन कनेक्शन के बहुत सारे लेवल्स हैं ना, बहुत सारी दफ़ा जो है वो हम, बहुत अफसोस होता है ऐसे देख के कि माँओं का, बेटियों का वो जो कनेक्शन है वो एक इंडिफरेंट सा एटीट्यूड है, सानू की तुम अपना जो भी करना है करो, मुझे जो अपना है वो मैं करूँगी। उनकी आपस में कोई शेयरिंग नहीं है, आपस में वो कोई वक्त साथ नहीं गुजारते। एक दायरा है बच्चों की ज़िंदगी का, एक दायरा है माँ बाप की ज़िंदगी का, उनमें कोई ओवरलैप नहीं है। उनके लिए उनकी एक दुनिया है, एक सोशल मीडिया की दुनिया है जिसमें वो बस गुम है, लेकिन आप उस दुनिया में नहीं जा पाते।
आप उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, आप उनके मसाइल को नहीं समझ पाते, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि गैप बढ़ता है। इसीलिए जो है हम ये बात करते हैं कि अर्ली ईयर्स में जितना ज़बरदस्त ताल्लुक होगा बच्चों के साथ, यानी जितनी ज़्यादा हम कहते हैं कि तरबियत जो है ना, तरबियत का एक फॉर्मूला है कि तरबियत का फॉर्मूला ये है कि ताल्लुक और मकालमा, यानी अगर आप अच्छी तरबियत करना चाहते हैं अपने बच्चों की तो ताल्लुक अच्छा इस्तेमाल करें उनसे और मकालमा करें। ताल्लुक अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो मकालमा करना आसान होगा, मकालमा करेंगे तो ताल्लुक बेहतर होगा। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मकालमे से मेरी मुराद लेक्चरिंग नहीं है, मकालमा जो है वो टू साइडेड होता है, डायलॉग जिसे हम कहते हैं, टू वे होता है, और जिसमें आप होल्ड करते हैं। बच्चे ने कोई ऐसी बात बताई आपको जिसपे आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश हो रही है कि मैं इसको एक लेक्चर पिलाऊं, लेकिन आप अपने आप को होल्ड करते हैं, आप कहते हैं आने दो, ये मुझसे शेयर तो कर रहा है ना, ये मुझे बता तो रहा है ना, कोई गड़बड़ हो गई है, कोई चीज़ गलत हो गई है, किसी के साथ मिसबिहेव किया है, जो भी चीज़ है वो आपसे शेयर कर रहा है। इट्स अ गुड साइन कि वो शेयर कर रहा है। आप सोचिए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो उन्हें जज करते हैं, क्योंकि वो उनके बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच्चा शेयर कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, आप उसको आने दें और फिर उसके बाद इसके ऊपर कोशिश करें कि हम इसको, यानी इन सारे मौज़ूआत की बहुत तफसीलात हैं और मेरे तारुफ में ये मौजूद था कि हमारा एक कोर्स होता है 6 मंथ्स का, ERDC से मेरा ताल्लुक़ है, और ERDC का एक 6 माह का कोर्स होता है, पेरेंट्स एंड टीचर्स सर्टिफिकेट कोर्स, और मेरा ख्याल है यहाँ पे शायद कुछ लोग मुझे नज़र भी आ रहे हैं जो हमारे कोर्स से गुजरे हुए हैं। तो उसमें हम इन मौज़ूआत पर बहुत तफसील से बात करते हैं और बहुत डेप्थ में इनके जाते हैं, तो वो उसको फिर आप YouTube चैनल पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मौज़ूआत को। यदि मैंने कीवर्ड्स जो आपसे शेयर किए आप इन्हें कोशिश कीजिएगा कि इन्हें देखें तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे हमने 3 मेन चैलेंजेस शेयर किए हैं। चूँकि चैलेंजेस तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो यानी समझे कि हाईलाइट किया वो इन 3 चैलेंजेस को किया। और हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, तो अब हम थोड़े से सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। बहुत प्रेसिंग बातें हो गई हैं बड़े मसले। आप वैसे बोलो। इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, यानी देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत होगी। यानी इसमें आपने जो बात कही है उसके बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं उसमें। लाइक हम बच्चों से हैप्पीनेस के ऊपर बात करें, खुशी क्या होती है। अच्छा चलो, अगर फ़र्ज़ करो उनको कोई एक्सपीरियंस ऐसा रिकॉल करें अपना या उनका रिकॉल करवाएं जिसके अंदर उन्होंने किसी के लिए कोई काम किया लेकिन वो तकलीफ से गुजरे। सपोज नींद आ रही थी लेकिन नींद को थोड़ी देर सप्रेस करके अम्मी की टांगें दबा दी, या खेलने जाना था लेकिन किसी की तबीयत ठीक नहीं थी उसकी वजह से स्टे करना पड़ गया घर पे। तो कोई भी ऐसी चीज़, अब आप उनसे पूछें कि तुम्हें कैसा लगा। खुशी जो है ना, खुशी, हम इस वक्त जिस दौर में हमने खुशी और मज़े इस दोनों को जो है ना वो मिक्सअप कर दिया। हर वो चीज़ जिससे हमें एक मज़ा मिल रहा है, यानी वो एक सेंसरी एक्सपीरियंस है, तब वो हमें लगता है कि वही जो है वो आउटकम होना चाहिए। लेकिन बाज़ खुशी जो है वो ज़ाहिर है वो कोई सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आप उसको बस सोचते हैं और आपको एक अच्छा फील होता है, यू फील गुड। अच्छा, मैंने इसकी अम्मी की टांगें दबाई, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे दुआ दी, या कोई भी ऐसा काम। तो ये डिस्कशन अगर किया जाएगा,
यानी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करें। फिर दूसरी बात ये कि यानी आपने खुद ही अगर रिवॉर्ड नहीं दे रहे, यानी आपने कहा ये काम कर लो और उसने कर लिया और उसने कोई, आपने नहीं कहा कि इससे ये मिलेगा, ये दूंगी, ये होगा, बस आपने कहा ये काम कर लो क्योंकि इस तरह किया जाना चाहिए। हमने खुद ही पहले कंडीशन लगाई थी, कहीं ना कहीं पीछे जाएं, कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना इस काम का, जहाँ पे हमने ये रिवॉर्ड थेरेपी यूज़ की होगी। आपको पता है रिवॉर्ड थेरेपी, यानी इवन वेस्ट में ऐसे थिंकर्स मौजूद हैं जो रिवॉर्ड थेरेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक आदमी है, उसका नाम है एल्फी कोन, पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स उसकी किताब है, और उसके अंदर वो ये कहता है कि इवन दो सेइंग गुड जॉब इज नॉट अ गुड थिंग, किसी बच्चे को काम करवाने के लिए इस तरह के जुमले बोलना, प्रेज करना, ये उसके लिए डैमेजिंग है, क्योंकि आप उसको कंडीशनिंग कर रहे हैं। कंडीशनिंग आप कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड्स देके कि बस उसका बिहेवियर ठीक हो जाए, अपरेंटली बिहेवियर ठीक हो जाए, लेकिन उसकी नीयत, वो किसी काम को क्यों कर रहा है, नीयत की बात कर हुई थी कि नीयत क्या है काम करने की, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हमने कुछ चैलेंजेस, जी बच्चा अगर शिकायत कर रहा है कि वी डिडंट हैव फन इवन दो दे हैड अ लॉट ऑफ फन द अदर डे, यानी जो कुछ आप करें स्टिल देयर इज अ बट, तो इसे कैसे टैकल किया जाए? ठीक है, थैंक यू। कुछ सजेशंस यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि ये शायद हो सकता है वर्क कर सकें इंशाल्लाह। तो हम अब थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि क्या चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस क्यों हैं, यानी हमने क्या और क्यों को थोड़ा सा देखा। अब हम जाएंगे थोड़े से सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे पास जब मैं इस वर्कशॉप को प्लान कर रही थी तो मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को नैरो डाउन किया कि कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हो जो कि बिल्कुल क्रिस्प और छोटा सा एक, यानी आपको एक समझिए कि कैप्सूल में कुछ चीज़ें मिल जाए और आपके लिए टेक अवे हो, ताकि आप उनको अप्लाई कर सकें और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसके नतीजे का ताल्लुक बेहतर कर सकें, इस चीज़ को समझ सकें। बड़ी इंटरेस्टिंग कोट, ये कोट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि जब आप सोल्यूशन सुने तो आप कहें कि हम तो समझ रहे थे कि हमें बच्चों को कुछ फिक्स करने के लिए कोई चीज़ मिल जाएगी, ये तो कह रहे हैं कि आप ही कुछ करें, आपको भी कुछ काम करें। द ओनली वे टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स इज टू इम्प्रूव अवर सेल्व्स। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। जब हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, यकीन जानिए इर्द गिर्द तब्दीली आती है। सिर्फ आप अपनी रवैये को चेंज कर लेते हैं, अपनी टोन को चेंज कर लेते हैं, और आप देखते हैं कि बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट हो गया। एक बच्चा गिर गया, आपने उसको डांटना शुरू कर दिया, आज आपने बस अपना रवैया ये चेंज कर लिया कि वो गिर गया और आपने उसको गोद में ले लिया और गले लगा लिया या सहला दिया, चोट तो नहीं लगी बेटा, या बच्चे के हाथ से गिलास गिर के टूट गया, तो आपने उससे पहला रिस्पॉन्स, आपका इतना अफसोस होता है कि पहला रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है, ग्लास तोड़ दिया, ये नहीं पूछा कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कोई कांच तो नहीं चुभ गया। पहला रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स। आपको पता है हमारी जो साइकोलॉजी होती है उसका पता लगता है जो हमारे फौरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, उससे पता लगता है कि हमारे मुंह से फौरन जो जुमला निकलता है ना, बिल्कुल सेकंड्स में, उससे पता लगता है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी की बात हुई तो ये हम थोड़ा सा इस पर गौर करें और समझें। कुछ तजावीज़ देख लेते हैं। ये बहुत अहम बात है, खुश रहना और शुक्रगुजार होना। अल्लाह ताला ने आपको माँ बनाया, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, सेहतमंद दी है, अल्लाह ताला ने आपको एक इतना अहम रुतबा, एक इतनी अहम जिम्मेदारी, जो कल बात हो रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो दी है। इस पर शुक्र अदा कीजिए।
अच्छा, शुक्र का मामला जो है ना वो बड़ा एक अजीब सा है, अगर इसको थोड़ा सा हम खोलें। बाज़ लोगों को हमें लगता है कि हम शुक्रगुजार तो हैं, लेकिन हम खुश नहीं। और खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये मुझे खुश नहीं रहने देते, बहुत तंग करते हैं मुझे, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे। तो मैं शुक्रगुजार तो हूँ ना, अल्लाह का तो शुक्र अदा करती हूँ, हर वक्त शुक्र अदा करती रहती हूँ, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, लेकिन खुश नहीं रहती, क्योंकि लोग मुझे खुश नहीं रहने देते। ये लोग किसने भेजे आपकी जिंदगी में? सवाल है, कहाँ से आए लोग? अल्लाह ने भेजे, जैसे भी है अल्लाह ने भेजे, आजमाइश है, जो भी है अल्लाह ने भेजे। अल्लाह ताला को पता है कि आप क्या बोझ उठा सकते हैं, उसने बता दिया है, मैं डालूंगा ही नहीं तुम्हारे ऊपर वो बोझ जिसे तुम उठा ना सको। तो इट मीन्स कि ये मुझे ट्रेन करने के लिए आए हैं। आपने वो देखा ना कि वो जैसे कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है, मंझना, मंझ जाता है आदमी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इट्स ओके, मेरे हस्बैंड जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक है, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनकी डिफरेंट हैं, कोई बात नहीं। तो जब हम खुश और शुक्रगुजार रहना शुरू करते हैं ना, एक और उसूल अल्लाह ताला ने बताया, तुम शुक्र अदा करोगे मैं बढ़ा दूंगा, वो बढ़ा देगा। आप अपने बच्चे की किसी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करके उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए, वो क्वालिटी उसके अंदर बढ़ जाएगी। आपने नोटिस करना शुरू कर दिया उसको। तो ये एक पॉइंट है कि खुश रहना और शुक्रगुजार, इनकरेज करना। अच्छा, इनकरेज करने का मतलब ना प्रेज करना नहीं है, तारीफ करना नहीं है। इनकरेज करने का मतलब है हौसला अफजाई करना। हौसला अफजाई का क्या मतलब है भाई? जो कुछ तुम्हें हासिल हुआ है उसको मैं नोटिस करूं। सपोज एक बच्चा है, कुछ आर्ट वर्क करके लेकर आता है या कुछ राइटिंग करके लेकर आता है आपके पास, और आप उसका आर्ट वर्क देख के कहते हैं वाओ यू आर एन आर्टिस्ट। ये क्या है? तारीफ है, आसानी से हो जाती है। लेकिन आप उस बच्चे का आर्ट वर्क अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं तुमने एक दरख्त बनाया है और इस दरख्त में एक झूला लटक रहा है और यहाँ पीछे पहाड़ भी है और सूरज निकल रहा है और परिंदे उड़ रहे हैं। ये क्या है? यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट यू आर सीइंग। इसके नतीजे में क्या होता है? जो कुछ उसने हासिल किया वो बढ़ जाता है, हौसला अफजाई होती है। तो जो छोटी सी एफर्ट भी उसने की, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो बच्चे अर्ली ईयर्स में होते हैं उनका जो आर्ट वर्क होता है वो यूजुअली रैंडम स्क्रिबलिंग होती है। आपको समझ नहीं आएगा इसने क्या बनाया, बच्चा लेकर आएगा ये मैंने बनाया। अब बच्चे से ही पूछ लें क्या बनाया बेटा, वो कहेगा बिल्ली। अब आप उसको ये नहीं कहें ये कैसी बिल्ली है, इसकी दुम कहाँ है, इसके कान कहाँ है, बल्कि आप क्या करें, वहां पे लिख दें बिल्ली। आपने बिल्ली बनाई है, दिस इज द रिस्पॉन्स। तारीफ करने की जरूरत नहीं, इनकरेज करें। तो हम इनकरेज कर सकें, लिसन एक्टिवली विदाउट जजिंग। एक्टिव लिसनिंग, हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते, हम सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक बच्चा आपके पास आया, छोटा बच्चा कद में छोटा है आपसे, आप बेंड डाउन हो, आई कांटेक्ट मेंटेन किया उसके साथ, जो बात उसने कही उसको रीफ्रेज किया। अच्छा, आज स्कूल में आपने ये काम किया, अच्छा आपने ये कहानी पढ़ी। तो ये जो एक्टिव लिसनिंग है ना, ये वो जो कम्युनिकेशन की बात हुई थी ना, जो आप देना चाह रहे हैं और जो वो देना चाह रहे हैं, दोनों उसमें फिर गैप नहीं है। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो हम कर सकते। एक्टिव लिसनिंग बाज़ दफ़ा हम नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अब वो चिड़चिड़ा हो रहा है, छोटे बच्चे हैं, वो ये नहीं बता सकते कि उनको भूख लग रही है। एक स्टेज होती है जैसे, हालांकि बोलते हैं आपको पता लग जाता
कि इसे भूख लग रही है, वो सिग्नल आप रिसीव कर लेते हैं और आप उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं कि भाई ठीक है इसको कुछ खाना चाहिए, नींद आ रही है, ये वो सिग्नल सारे दे रहा होता है। तो हम ये इसको मेंशन कर सकें, तो हम जज नहीं करें उन्हें। जज का मतलब ये है कि हमने पहले से सोचा हुआ है कि हाँ ये तो इसलिए कर रहा होगा, ये तो हमेशा इसी तरह करता है, ये तो बदतमीज़ है, हमने खुद ही कुछ उसको लेबल किया हुआ होता है। कुछ चीज़ों के हवाले से लेबल्स हमने बना ली होती अपने बच्चों को, ये स्लो है, ये थोड़ा यूं है। याद रखिएगा, लेबलिंग इज डिसेबलिंग। जब आपने बच्चे को लेबल कर दिया तो उसके बाद तो वो उसी लेबल के अंदर रहेगा। एक बच्चे को आप कहें कि तुम बहुत केयरलेस हो, और ये जुमला वो कई दफा सुने, तो कहेगा मैं तो केयरलेस हूं। इट्स इजी टू से, ये एक्सक्यूज बन जाएगा उसके लिए। तो ये हम इसका ख्याल रखें। Have positive and realistic expectation. Trust. Positive expectations का मतलब ये नहीं है कि आपकी expectations unrealistic हो जाएंगे। कोई unrealistic expectation बताएं। किसी को जमाई आ रही थी तो मैंने सोचा कोई unrealistic expectation। Is going to be the next astronaut. Exactly. या आपने देखा कि बच्चे ने अभी टूटे फूटे वो अल्फाबेट्स लिखने शुरू किए होते हैं ना बच्चे की अर्ली स्टेज में, और आप ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट डे ये कहानी लिख लेगा, कल तो ये कहानी लिख के ले आएगा। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो होती है जिसमें हम बच्चे की जो कैपेसिटी है, बच्चा जो कर रहा है, उसको देखते हुए वो एक्सपेक्ट करते हैं। एक बच्चा जो कि नहीं उसको इतना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, उसकी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इतनी हाईली डेवलप नहीं है, सपोज आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि ये रेस में पार्टिसिपेट करेगा और ये विन करेगा, और इसको आप उससे मेंशन भी करें कि तुम तो जीत के दिखाओगे, तुम तो नंबर 1 होगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उससे एक्सपेक्टेशन मस्बत हो, पॉजिटिव हो, अच्छी हो यानी, और रियलिस्टिक हो। तो ये हम इसको कोशिश करें कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ना लगाएं जो कि उनके लिए गैर। बहुत अहम नुक्ता, गिव देम योर वार्मथ। हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इमोशनल नीड्स। बच्चों की इमोशनल नीड्स होती हैं जिस तरह फिजिकल नीड्स होती हैं। फिजिकल नीड्स तो समझते हैं ना कि बच्चे मतलब उनको खाना चाहिए, सोना है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। एक और नीड्स होती हैं और बड़ी जालिम नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स क्या है? इमोशनल नीड्स फुलफिल करने का मकसद ये है कि किसी इंसान को इस काबिल बनाया जा सके कि उसके इमोशंस उसे ड्राइव नहीं करें, वो अपने इमोशंस को ड्राइव कर सके। ऐसा होता है ना कि किसी के साथ के वो अब किसी बात पे अफसरदा हो गए तो कई हफ्ते अफसरदा होना, ग्रीफ इमोशन है, उससे निकाल नहीं पा रहे अपने आप को, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो हम जब बच्चों को गले लगाते हैं, उनको अपनी वार्मथ कम्युनिकेट करते हैं, कभी सर सहला दिया, कभी सोते हुए हेड मसाज कर दिया। कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, अब कैसे उन्हें गले लगाएं? क्यों? मतलब आप लगा सकते हैं उन्हें गले। तो ये जो हग थेरेपी है, ये बच्चे की नीड है, वैसे ही नीड जैसे उसकी खाना नीड है। अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है कि एक जो माँ है वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, हर थोड़ी देर के बाद वो बच्चे को अपने क्लोज करती है। तो इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो भी उसकी नीड होती है। बाज़ दफ़ा बच्चे को कोई अल्फाज, कोई तसल्ली, कोई जुमले नहीं चाहिए होते, उसको एक हक चाहिए होता है, एक आप गले लगा लें, उसे गले लगा लें, प्यार कर लें। तो जो अपनी वार्मथ है, वार्मथ कम्युनिकेट होती है प्यार करने से, गले लगाने से, फिजिकल टच से। जब किसी के गले लगते हैं, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप अपनी बहन के, अपनी किसी फ्रेंड के गले लगते हैं, यू फील गुड। तो ये जब हम किसी के गले लगते हैं तो वो एक एनर्जी जो है वो हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं उसके लिए। ठीक है जी, तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो तजावीज़ में थी। इसके अलावा कुछ
कुछ और पॉइंटर्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ये कहे कि हम इस रिलेशनशिप को, ठीक है हमने रिलेशनशिप को समझ आया हमें कि हमें हाउ क्या करना है, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी कि इस रिलेशनशिप को हम इंजॉयबल कैसे बना सकें। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि इसमें ठीक है ये काम तो मतलब ठीक है, ये इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं करना ना, अपना थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है और अपनी कुछ चीज़ों को, अच्छा पहले ये नहीं करते थे तो अब ये करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। बल्कि शुक्र अदा करने में एक एक्टिविटी लिख लीजिए। आज एक किसी नोटबुक में बाउंटीज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक पर्चा बना लीजिए और उसमें वो नेमत जिसका कभी शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं हुई वो उसमें लिस्ट डाउन करना शुरू कर दीजिए और देखिए कि अगले 24 घंटे में कितनी लंबी ये फहरिस्त तैयार होती है। क्योंकि हम सब चाहें भी तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। तो ये काम करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। ये वो जो पहली वाली टिप थी उसके हवाले से बात है। तो अब ये बात पैदा होती है कि अच्छा हम क्या इस रिलेशनशिप को इंजॉयबल बना सकते हैं? यानी ये तो चलो ठीक है, कुछ तजावीज़ समझ में आ गई, ये काम हमें करना चाहिए, लेकिन क्या हमारा रिलेशनशिप बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि इंजॉयबल हो? तो उसके लिए एक एस्पेक्ट बस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, इंजॉय योर मदरहुड। प्लीज़ इंजॉय योर मदरहुड। बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि इतनी जल्दी बड़े हो गए। तो इसको इंजॉय कीजिए, ये बहुत बड़ा काम है। इसके ऊपर कल अल्हम्दुलिल्लाह खासी बात हुई है तो मैं इस पर और मज़ीद, लेकिन ये बात कि हाउ कैन वी मेक आवर रिलेशनशिप इंजॉयबल, इसके लिए कुछ तजावीज़ हैं। मैं ये तजावीज़ दे दूँगी। बच्चों से बात कीजिए अपने रूटीन के बारे में, उनके रूटीन के बारे में। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चा घर आता है, आज क्या हुआ स्कूल में, अच्छा टेस्ट, फला टेस्ट हुआ, क्या काम किया। आप खुद भी तो अपना रूटीन शेयर कर सकते हैं। आज पता है जब तुम चले गए फिर मैंने ये किया, आज तुम जब फुटबॉल खेलने गए हुए थे या कोई भी काम करने गए हुए थे तो पीछे ये हुआ। ये जो बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग, एक लफ्ज़ है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है गहरा ताल्लुक, और बॉन्डिंग का इंडिकेटर ये है कि जब आप जिस इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग होती है ना, उसको आपकी ख्वाहिश होती है कि मैंने जो वक्त इस इंसान के बगैर गुजारा है ना वो इससे शेयर करें, लेकिन हम तो कहीं और शेयर करते हैं। तो हम शेयर करें, मैंने जो वक्त तुम्हारे बगैर गुजारा उस पर मैंने ये किया, ये सोचा, ये काम किया। अब फिर वो भी अपना शेयर करेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों से शेयरिंग कर रही होती हूँ। एक खातून ने एक दफ़ा मुझसे सवाल किया कि मेरे बाकी बच्चों के साथ तो मेरा रैपो अच्छा है, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना उसके साथ अब मैंने कोर्स अभी किया है, अभी मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, लेकिन उसके साथ मेरा रैपो नहीं बन पाया। मैंने उसे कहा कि बस रोज़ाना जो है ना, जो तुमने दिन भर में किया है ना वो उससे शेयर किया करो। उसने कहा कि ये तो मतलब मेरे लिए हैरत अंगेज था कि विद इन अ मंथ सेम पैटर्न जो है वो उसने इख्तियार कर लिया। और पहले मैं अपना रूटीन शेयर कर रही होती थी और अब वो अपना रूटीन शेयर करने लगा है, अब वो बताने लगा है, और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई इसके नतीजे में। तो और पसंद नापसंद की बात हो, पसंद नापसंद शेयर करें, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, मुझे तो ये चीज़ पसंद है। पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मुझे ये चीज़ें पसंद थी। हम बच्चों के साथ ना दोस्ताना ताल्लुक नहीं बना पाते। हमें लगता है हम बॉस हैं, हमें लगता है हमने ज़्यादा अगर इन्हें फ्री कराया ना तो सर पे चढ़ जाएंगे, तो ज़रा इनको डिस्टेंस पे ले लो। और जब हम ये सोचते हैं ना, माजरत के साथ, हम मुरब्बी नहीं बन सकते, मेंटोर नहीं बन सकते हम अपने बच्चों को। ठीक है हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर उनको लेके चलेंगे, 13 साल 14 साल 15 साल बच्चा आपकी हाइट से ऊपर हो जाएगा, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिजिकली, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी नहीं चलेगी, इसकी चलेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस लेवल के ऊपर तरबियत करें कि वो उन वैल्यूज़ को इंटरनलाइज कर लें, तो उसके लिए आज उसकी ज़िंदगी में शामिल हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी पसंद नापसंद, उसके पसंदीदा लोग, उसके दोस्त कौन है और क्यों है, और मैं क्यों नहीं हूँ। क्या मैं उसके पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में हूँ या नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? तो ये चीज़ें हम कर सकें। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर हॉबीज। बहुत सारी दफ़ा सिर्फ दिलचस्पी
उनके मशागल में दिलचस्पी लेने से आप बच्चे के साथ बॉन्ड बना पाते हैं। सपोज एक बच्चे को ब्लॉक्स खेलने का शौक है, छोटा बच्चा ब्लॉक्स खेलने का शौक, पजल्स बनाने का शौक है, आपने भी उसे ज्वाइन कर लिया, आपने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर बनाती हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है और आप उसके साथ बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सपोज ये जो मैंने मिसाल दी, ब्लॉक्स बना रहे हैं, पजल्स बना रहे हैं, और आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दें उसे, ऐसे करो, ऐसे लगाओ, नहीं इसके साथ क्यों लगाया, या कोई मैनुअल दिखा के कहीं इस तरह बनाओ, तो बच्चा कहेगा एक्सक्यूज मी, मुझे करने दें, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रेजेंस। तो हम जो है ना वो फौरन से टीचर बन जाते हैं, या फौरन से हम जो है वो इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। हमारे अपने अंदर एक टीचर फौरन एक बेदार हो जाता है और वो कहता है कि नहीं इसे बताओ कि कैसे करना है। तो कैसे करना है नहीं बताएं, बस आप दिलचस्पी लें। हम जब छोटे हुआ करते थे तो कुछ खेल खेला करते थे, प्रिटेंड प्ले, घर घर, कभी बच्चों के साथ खेल के देखें। अच्छा बहुत सारे लोगों को ख्याल है आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। मैं आपको तजर्बे से बता रही हूँ, हर थोड़े दिन बाद ये तजर्बे करती हूँ, और बच्चे तो सही साबित होते हैं, हमारा परसेप्शन जो है वो गलत है। आज भी बच्चे के साथ आप खेलना चाहें खेल सकते हैं, कहानियाँ सुनाना चाहें वो कहानियाँ सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और कहानियों का तो ऐसा समझिए कि ऐसा इम्पैक्ट है उसका कि कहानियाँ बहुत अंदर तक उतरती हैं, बहुत अंदर तक आपकी गहराई में चली जाती हैं। आप बच्चे को एक बात बताते हैं ना, वो बात उसको शायद अगले दिन तक याद ना रहे, लेकिन अगर आप उसी बात को, उसी मैसेज को किसी कहानी में कन्वर्ट करके आप शेयर करते हैं तो उसका बिल्कुल एक अलग मामला होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक वालदा अपनी बेटे रात में किसी तरह सोते में आवाज़ देके कहती है कि वो बेटा ज़रा पानी पिला दो। किसी बुजुर्ग की वालदा थी, और वो बेटा पानी लेकर आ जाता है, वालदा दोबारा सो जाती है, बेटा रात भर खड़ा रहता है। फजर के वक्त जब वालदा की आँख खुलती है तो वो कहती है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, आपने पानी मांगा था, आप सो गई थी। तो तुम सो जाते बेटे, कैसे सो जाता, हो सकता है किसी वक्त आपकी आँख खुलती है और आपको प्यास महसूस होती। अब ये कहानी है ना जिसका हमने ये नहीं करना, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है डोंट डू दिस प्लीज, बस कहानी सुना दे। यकीन जानिए इतनी सारी मैसेजेस उस बच्चे के अंदर चले जाएंगे और वो सारी जिंदगी उसके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जरा सा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देना, उस वक्त दौर कैसा था। बेटा साइड टेबल नहीं होती थी, चारपाई होती थी, मतलब अच्छा मैं क्विकली करूँगी क्योंकि मेरे पास बस लर्न स्किल टुगेदर, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने अपनी बेटियों के साथ स्विमिंग सीखी, मैंने अपनी बेटियों के साथ सेल्फ डिफेंस सीखा। इतना इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इसके नतीजे में होता क्या है कि हमारी कॉमन हो जाती है ना बातचीत। एक ऐसा काम बच्चा कर रहा है, स्किल सीख रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि उसकी क्या डिटेल्स है, तो कोई स्किल साथ सीखे। हमने निटिंग साथ सीखी, एज ए फैमिली मेरे बेटे ने भी सीखी, और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। कोविड का ज़माना था और वो इतना ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हम सब एक दूसरे को गाइड कर रहे होते थे, बता रहे थे नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो ये एक इस वक्त मौका नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स शेयर करूँ, लेकिन स्किल कोई साथ सीखे जो भी आपको लगता है कि हाँ ये स्किल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है निटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। इस वक्त हम जिस तरह के दौर में हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक एब्सेंट माइंडेडनेस, एक माइंडलेसनेस हम बहुत सारी चीज़ों में कर रहे थे, इसको बहुत हीलिंग है इसके अंदर और बहुत रिवॉर्डिंग है, क्योंकि जब आप निटिंग करते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो ये बहुत रिवॉर्डिंग है। प्ले विद देम, स्ट्रक्चर्ड प्ले, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, टीम प्ले, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जो भी कोई भी गेम्स है वो खेले जा सकते हैं। टेल देम स्टोरीज, वी स्टार्टेड विद स्टोरी। तो कहानियाँ सुनाएं उन्हें,
अच्छी कहानियाँ सुनाएं उन्हें। और हम यानी कहानियाँ सहाबा के किस्से हैं जो कि उससे भी ऊपर है, कससुल कुरान, और उसके बाद बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जिसमें बहुत सारे अहम मैसेजेस हैं जो उनको सुनाए जा सकते हैं। तो कहानियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा आपका बॉन्ड डेवलप करने में मदद देती हैं। तो ये कुछ तजावीज़ थी और कुछ अहम समझिए के पॉइंट्स थे कि जो हमने आज यहाँ पे शेयर किए, और आई होप कि ये एक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि हम चैलेंजेस हैं क्या इस वक्त हमारे करंट, और हम उनको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं या उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, और मेरा वक्त जितना मुझे मिला था वो मुकम्मल हो गया है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई सवाल जवाब का कोई पॉसिबिलिटी है। जी, बच्चों को ये होता है कि दे एक्सपेक्ट, जैसे मेरी बेटी है उसके अभी फर्स्ट टर्म में अच्छे ग्रेड्स आए एज़ कम्पेयर टू जो उसकी पहले परफॉर्मेंस होती थी। बिकॉज मेरे जो बड़े बच्चे हैं दे आर मोर गुड इन स्टडीज, उनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। तो क्योंकि वो छोटी है वो हमेशा कंपेयर करती है कि भाई डेफिनेटली जब बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आते हैं दे गेट अ लिटिल एप्रिसिएशन। तो उसके अच्छा है तो शीज़ के अब मेरे लिए क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरे ग्रेड्स अच्छे आए, नोबडी इज़ नोटिसिंग, और आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, और मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसके जवाब में वी कैन नॉट डू दिस ऑल द टाइम। और उनको जब हमने रिवॉर्ड दिया तो वो सारे बच्चों को डिनर पे लेकर गए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को लेकर। उसके लिए क्या करेंगे, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी हमेशा होती हैं कि मुझे कब मिलेगा और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इसका जवाब हम उन्हें क्या है? देखिए, हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप की है तो हम खुद ही फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस को अब कम करेंगे ना। तो हमें ग्रेजुअली जो है वो उसको करना है, और ये इसमें नहीं फील करें कि हाय बेचारे, ये फील नहीं करेंगे। असल में वो फील नहीं करते, हम फील कर रहे होते हैं, वो उतना फील नहीं कर रहे होते। ग्रेजुअली वो खुद ही लर्न कर लेंगे, क्योंकि हमने ही उनकी कंडीशनिंग करके उनको इस पॉइंट पे पहुंचाया है कि जब भी कोई अच्छा काम होगा तो वो रिवॉर्ड के लिए, मतलब उस पर रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी एहतियात है कि अगर आपने कोई चीज़ अनाउंस कर दी है, सपोज आपने कोई चीज़ अनाउंस कर दी है और आपने कहा है कि ये होगा तो मैं ये करूँगी, तो आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें। ये नहीं कि आज आप यहाँ से निकली तो आपने कहा कि मतलब अच्छा मुझे समझ आया कि रिवॉर्ड तो ठीक नहीं है और मैं नहीं उसको दूँगी। अगर आप, ये तो कमिटमेंट है ना। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आप तोहफा जो है, तोहफा देना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तोहफा अनाउंस नहीं करें पहले से, और तोहफा उस वक्त दें जिस वक्त उसकी कोई तवक्को नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो यानी उसको पता है आज मेरी सालगिरह, आज मुझे तोहफा मिल रही है। तो ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि वो खुद तवक्को कर रहा था कि आज मुझे तोहफा मिलेगा। तो ग्रेजुअली जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगी तो बच्चे भी धीरे धीरे इस पर वापस आ जाते हैं। या हमने ही उनकी मतलब तवक्कुआत यानी वो समझ लें इस तरह से बनाई होती हैं। जी, बच्चों का आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बेटी से मेरे साथ भी ऐसे, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और अभी जो छोटी सब बच्चे अच्छे होते हैं। हाँ, मतलब स्टडीज़ में आई मीन जैसे, तो उनको हमेशा रिवॉर्ड ही दिया गया है। और पहले का तो आपको पता है कि, तो अभी जैसे आप ये कह रही हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर हम बच्चे आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि आपको को ये करके दिया था, एंड व्हेन इट कम्स टू मी यू आर गिविंग मी ऑल दिस थिंग्स, यू नो। इसका तरीका ये है कि देखिए, इसमें जो है वो एक बात तो ये कि जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके घर में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल दोनों पेरेंट्स हैं, वो एक अपनी एक पॉलिसी इस हवाले से बनाएं कि भाई हम इस रिवॉर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे हम, और हम बच्चों को, ठीक है हम खुश हुए, आपने अच्छा मेहनत की, आपने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है अच्छी बात है, गले लगाया, प्यार किया, लेकिन हम उसके ऊपर कोई उनको टेंजिबल रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो स्टेक होल्डर्स इस बात पे कमिट करें। और फिर एक चीज़ बताएं कि अब ये पॉलिसी नहीं चलेगी घर में, अब हमने ये सोचा है कि ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको वैसे भी लॉन्ग रन में देखें, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर मैं ये कह रही हूँ आप मेरी बात को लेके और चली जाएंगी तो उस तरह से इंटरनलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद इसको सोचेंगी और इस पर गौर करेंगी कि इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है, ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि कभी कोई रिवॉर्ड उसको ना मिल सके, या जब बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, बहुत सारा दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहीं पॉसिबल हो पाता ना, तो
उस बच्चे को तो आदत पड़ी हुई है कि मैं जो भी कुछ अच्छा सा करूं तो उस पर मुझे कोई टैंजिबल चीज़ मिले, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी डिमांड्स एक तरह से एक होती चली जाती हैं। तो इसको अगर होलिस्टिक वे में समझें, इन डेप्थ समझें, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा कि हाँ बच्चे की तरबियत में ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है और उससे कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने क्वेश्चन किया कि 2 क्वेश्चन है मेरे। एक ये कि जी जी ठीक है जी, एक अनग्रेटफुल किड्स हो या कंप्लेनिंग किड्स हो, और दूसरा कि उनसे डिलीवर कैसे करवाया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए टू डू मोर और टू डू गुड। अगर आप कह रहे हैं टेंजिबल रिवॉर्ड्स ना दिए जाए, और आजकल इतना मटेरियलिस्टिक इन्वायरमेंट है ऑल अराउंड, आप जितने भी अच्छे स्कूल्स में करवाते हैं, जितनी भी घर की इन्वायरमेंट आप अच्छी रखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चे पीयर प्रेशर में या कंपेरिजन्स में आते हैं, तो उसको कैसे फेस कीजिए? उनको नाश करने की दुरुस्त वजह पर फाइज कर दें। अपने आप को अहम समझने की दुरुस्त वजह पे अगर एक इंसान को फाइज कर दिया जाए तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे कल जो बात हुई थी ना कि कॉन्फिडेंस का जो लुकेल होता है ना बच्चे का, वो बाज़ दफ़ा किसी ऐसी चीज़ पे होता है जिसमें उसके ग्रेड्स, बाज़ दफ़ा उसकी आउटलुक, हुलिया, ख़ास कपड़े, ये सारी चीज़ों के साथ वो एसोसिएट कर लेता है अपने आप को। तो हम उसको जो उसके अंदर उसके किरदार की खूबियाँ हैं उसको यानी उसको बताएं कि अगर उसने कोई ऐसी चीज़ की, किसी की हेल्प की, आप उसको एक्नॉलेज करें। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, दुआ दी उसे कि तुमने जो है वो ये काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इतने अच्छे तरीके से इस काम को मैनेज किया, तुमने, मैं घर पे नहीं थी, तुमने फला चीज़ देख ली। तो इस तरह जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं ना, एक्नॉलेज करने का मतलब है कि आप बता रहे हो उसे कि आई हैव नोटिस्ड, तुमने ये किया, आई हैव नोटिस्ड। प्रेज नहीं है इसमें, आपने यही नहीं कह रहे कि बहुत ज़बरदस्त किया, आपने बस उसे ये बताया कि तुमने ये किया। तो जब हम ये ग्रेजुअली ये चीज़ें करना शुरू करते हैं तो उसके नतीजे में फिर वो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल शिफ्ट होता है और फिर वो अपने आप को अहम समझता है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है बहुत तफसीली मौज़ूआत हैं। जी बस मैं लास्ट आपसे बोलती हूँ। Regarding labeling, you said, right? Okay, labeling is discipline. I'm a mom of twins actually. I suffered, मैं मतलब इस चीज़ से बहुत गुजरती हूँ कि मैं अगर आपके प्लेटफॉर्म में when I know कि labeling, मुझे खुद पता है कि कितनी खतरनाक चीज़ हो जाती है, लेकिन जैसे बैक होम ग्रैंड पेरेंट मतलब इट्स बिग, मैं कहती हूँ ट्रॉमा से गुजरी हूँ कि टीचर से लेके पीयर से लेके दादा दादी नाना नानी एवरीबडी ज़्यादा प्यार वाला है लेबलिंग, और वो ज़ाहिर इतना क्लोज सिस्टम है कि बच्चों को अफेक्ट करता है। एंड दैट आई सी, सो व्हाट शुड बी आवर स्टैंड ऑन दैट? बस उसके अंदर ये है कि देखिए बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है या राय है वो उसके पेरेंट्स की होती है। अभी देखो बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स को हीरो समझता है जब वो छोटा होता है, यानी कोई उससे बात कर रहा हो अपने अगर उसके पेरेंट्स आराम में हैं तो वो उनको देखेगा कि इनके क्या एक्सप्रेशन हैं, वो कोई बात कर रहा हो तो वो देखेगा, यानी उसको एक अप्रूवल पेरेंट्स की तरफ से चाहिए होती है, यानी जो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं उनकी तरफ से चाहिए होती है। तो अगर पेरेंट्स फॉर्म है और पेरेंट्स वो काम नहीं कर रहे जो गलत है तो उससे नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि देखिए दुनिया में भी निकलना है, दुनिया को भी फेस करना है, वहाँ पे भी चीज़ें होंगी। लेकिन बात यह है कि अर्ली ईयर्स में जितना उसको एक सपोर्ट और एक जितनी उसको एक बॉन्डिंग पेरेंट्स की तरफ से मिलती है उतना उसको फ़ायदा होता है और वो एक बेहतर इमोशनली कॉम्पिटेंट पर्सन बनता है। तो दूसरे लोग अगर कर रहे हैं, ये है हमारे माशरे में मसला, नादानी में कर रहे होते हैं ऐसी बात, लेकिन इसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट नहीं होगा, आप ना करें काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मैं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वैसे तो ये मजलिस के इख्तिताम की दुआ है, लेकिन चूँकि मेरा पार्ट खत्म हो गया था इसलिए मैंने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।